हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से है। इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर जो है कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीडियो जो है तो सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए तथा रीट की परीक्षाओं के लिए जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिएगा, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए तो निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो आइए देखिएगा कि किसे छोड़कर जो है तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए तो सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है। तो देखिए कि पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि मूर्त से अमूर्त, या फिर सरल से कठिन, या फिर स्थानीय से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त। तो इसमें पूछा गया है कि केवल इसे छोड़कर। तो आइए देखिएगा कि किसे छोड़कर जो है तो सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन दिया गया है केवल डी, या फिर केवल ए और बी, या सी है कि बी और सी, या फिर केवल बी। तो देखिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में तो पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। तो देखिएगा कि अमूर्त से मूर्त यानी इसे छोड़कर तो सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में तो बच्चे छोटे हैं तो उनको अमूर्त जानकारियां नहीं है। तो ये अमूर्त से मूर्त यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं ले जाना है। तो इसे छोड़कर बाकी सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि केवल डी को छोड़कर बाकी सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के जो द्वारा संबोधित करती है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, यानी पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति जो है तो पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा जो है तो संबोधित करती है। तो ये करती है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को, या फिर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को करती है, या अगला दिया गया है कि विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को। तो देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति यानी पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा जो संबोधित करती है तो ये करती है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में तो सिवाय निम्नलिखित के सभी वांछनीय अभ्यास है। तो आइए देखिएगा किसके सिवाय जो है तो सभी वांछनीय अभ्यास है। देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए वांछनीय। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में तो सिवाय देखिएगा कि सभी जो है तो वांछनीय अभ्यास है। तो किसके सिवाय जो है तो सभी वांछनीय अभ्यास है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन के, या फिर बच्चे के अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने के, या अगला वाला है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के, या फिर अगला है कि पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में तो देखिए सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के, यानी सिवाय इसके जो है तो सभी वांछनीय अभ्यास है। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी जो है तो सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय इसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें देखिएगा कि पाठ्य पुस्तकों को श्रेष्ठता दी गई है तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी हैं। अब उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से तो कौन सा गलत है। देखिएगा कि घर्षण प्रकरण पढ़ा रही हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक शिक्षिका जो है
देखिए कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ा रही हैं एक शिक्षिका जो है। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। अब उसके द्वारा जो है दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से तो कौन सा उदाहरण जो है गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पेन की नोक यानी टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, या फिर हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, या अगला वाला ऑप्शन है कि ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंकी गई वस्तु जो है तो वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, या फिर ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो देखिएगा इसमें घर्षण के लिए गलत पूछा गया है, यानी सभी उदाहरणों में से तो कौन सा उदाहरण गलत है। घर्षण टॉपिक पढ़ा रही है शिक्षिका, तो उसमें जो है कई सारे उदाहरण दिए हैं उन्होंने। अब उन उदाहरणों में से जो है तो कौन सा उदाहरण जो है तो घर्षण के लिए जो है तो गलत है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस ही जो है हमेशा जो है तो हमारे पास वापस आती है। बल्कि ये घर्षण के कारण नहीं होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो है बल के कारण होता है। तो ये जो है उदाहरण इसका गलत हो जाएगा शिक्षिका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंकी गई वस्तु जो है तो घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो ये वाला जो है उदाहरण इसका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। अब यह किसके कारण हो सकता है। देखिए कि एक शिक्षिका क्या कर रही है कि श्वसन जो है श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या क्या कारण हो सकता है कि विद्यार्थी जो है तो श्वसन और सांस के बीच जो है तो अंतर नहीं समझ पाते हैं, यानी सांस लेने के बीच तो अंतर को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखिए ऐसा क्या कारण होगा। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन में दिया गया है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, या फिर अगला है कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या नेक्स्ट है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो देखिएगा कि ऐसा इसलिए कि बच्चे जो है श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, यानी जो शिक्षिका जो है तो वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। तो इसीलिए जो बच्चे जो हैं तो सांस लेने और श्वसन के बीच अंतर को नहीं समझ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में तो शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो ये स्व आकलन क्या है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन, या फिर CCE, या अगला वाला दिया गया है सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो ये स्व आकलन कहलाता है, सीखने के समान आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देखिएगा ए वाला कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या नेक्स्ट वाला है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो आइए देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, यानी कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि केवल डी, या फिर केवल ए, या फिर केवल A, C और D, या फिर केवल A और D।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल ए, सी और डी, यानी बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, ये भी होना चाहिए। और उसके बाद देखिएगा कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी होना चाहिए। तो बी वाला जो है ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी ए, सी और डी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, यानी पर्यावरण की कक्षा में तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य तो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये नहीं है। या अगला वाला देखिएगा कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। या अगला है कि दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने और अपने अवलोकन को दर्जा करना। या नेक्स्ट वाला है कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। तो देखिए कि पर्यावरण की कक्षा में तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ईवीएस को संक्षेपण में क्या कहेंगे हम। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि एनवायरमेंटल स्टडीज, या फिर एनवायरमेंटल स्किल्स, या फिर एनवायरमेंटल साइंस, या अगला है एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो देखिए ईवीएस का जो संक्षेपण रूप है, ईवीएस का जो संक्षेप रूप है, यानी ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ईवीएस का संक्षेप रूप है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। आइए देखिए कि किसका समर्थन नहीं करती है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। या ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चे कम गलतियां करें। सी है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। या फिर डी है कि बच्चे जो है तो बहुत से प्रश्न पूछें। तो देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है तो किसका समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है तो बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में होता है। या फिर आंवला, पालक और गुड़ में होता है। या सी है कि आंवला, पालक और आलू में। या डी है कि आंवला, आलू और टमाटर में। तो देखिए कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लौह तत्व जो है तो किन खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा लौह तत्व जो है तो आंवला, पालक और गुड़ में प्राप्त होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी के कारण। या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि के कारण। या सी है कि सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। या सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूछा गया है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो देखिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तो ऐसी स्थिति में सबसे धीमी होगी कि जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पके चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। तो देखिएगा कि पके चावल जो हैं तो रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक यानी सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि कम तापमान पर भोजन की नमी जो है तो इसका तत्व जो है घट जाता है। या फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। या अगला वाला है
कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या अगला है कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि रोगाणु जो है तो कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए तो प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिएगा कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए तो किस प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग किया जाना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन के माध्यम से, या फिर अगला है कि वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन, या फिर निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्पंदन, या अगला देखिएगा कि अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन तथा वाष्पन। तो देखिए कि नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए तो जो निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन यानी इन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले निस्पंदन किया जाना चाहिए, उसके बाद निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर उसके बाद में अवसादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस तरह देखते हैं, यानी किस रंग में देखते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर हैं तो वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि हर रंग में देख सकते हैं, यानी रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं तो वस्तुओं को हर रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, या अगला दिया गया है कि केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो देखिएगा कि रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं तो वो हर रंग को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो शिक्षक को देखिएगा कि किन उत्तरों का सामना तो किस प्रकार करना चाहिए। तो पहला वाले दिया गया है कि उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, या फिर बच्चों को बता दें कि वे गलत है, या सी है कि जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या डी है कि वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो देखिएगा याद करना, उसके बाद मानक चार्ट, उसके बाद बच्चों को ये बता दें कि ये गलत है, तो ये सारे ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाएंगे। अब देखिएगा कि बच्चों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार यानी शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान ने जो है तो ऐसा कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है तो निषिद्ध होना चाहिए। इन्होंने जो है तो इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। अब मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का जो है तो क्या उद्देश्य है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि डीजल परिवहनों का जो है तो निषिद्ध होना चाहिए, तो ऐसा इसलिए क्यों कहा उन्होंने। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या बी है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है, या सी वाला दिया गया है कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या डी है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो देखिए कि मुस्कान ने ऐसा क्यों कहा, यानी ऐसा उसने क्यों कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है तो निषिद्ध होना चाहिए। तो ऐसा मुस्कान ने क्यों आयोजन किया, तो आइए देखिएगा उसके इस आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में यह है कि वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या अगला है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।